8 पॉइंट फ्लाइंग स्टार। अर्जुन की जोरदार पुकार के बाद ड्रैगन ब्लड लीजन ने तुरंत अपना गठन बदल लिया और 8 कोनों वाला एक गठन बना लिया जो एक शूरिकेन जैसा दिख रहा था। यह शुरुआत से बिल्कुल अलग था। 4 घंटे की लगातार अभ्यास के बाद सभी शिष्य अपनी जगह सटीकता और तेजी से ले रहे थे। अब कोई गलती नहीं थी। बॉस, आपको उन्हें थोड़ा उत्साहित करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। तुम क्यों नहीं कर सकते? राघव ने भौहें चढ़ाई। नहीं, हौसला बढ़ाने में आप ही प्रो हो, अर्जुन ने कहा। ठीक है, राघव ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में पुकारा। भाइयों, वार्म अप खत्म हो गया। अब समय है अपनी जवानी और गर्म खून दिखाने का। पूरी ताकत लगा दो। धरती तुम्हारे साहस की गवाह बने, आसमान तुम्हारे संकल्प को महसूस करे, दुनिया तुम्हारे अस्तित्व से कांप उठे। उन मूर्खों को दिखा दो जिन्होंने तुम्हें कम आंका था कि असली लड़ाई क्या होती है। भाइयों, अपने हथियार उठाओ। सामने मौजूद राक्षसों को अपने कदमों का पत्थर बनाओ। आज से हम बिना पीछे हटे आगे बढ़ेंगे। ड्रैगन ब्लड लीजन का नाम पूरे सेंट्रल प्लेन्स में गूंजेगा। भाइयों, मारो। राघव की आवाज हवा में गूंज उठी, जो अंत में आसमान और जमीन को हिला देने लगी, जैसे लहरें टकरा रही हों। कितना जोशीला भाषण है। मेरा भी खून गर्म हो रहा है। एल्डर हॉल में बैठे बुजुर्ग अनायास ही उत्साहित हो उठे। मारो। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा गरजे। उनकी आंखें लाल हो गई। 8 पॉइंट फ्लाइंग स्टार, हरिकेन स्लॉटर। अर्जुन की पुकार के साथ गठन घूमने लगा और तेज से तेज होता गया। गठन 8 घूमती तलवारों जैसा लग रहा था, जो सामने आने वाले राक्षसों को चीर रहा था। अब गठन के केंद्र का महत्व दिख रहा था। केंद्र में खड़े मनोज ने पूरे गठन की गति संभाल रखी थी। एक विशाल शूरिकेन युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहा था। उसकी मारक शक्ति भयानक थी। नेहा, गठन तैयार है, अब तुम अपनी मार शुरू करो, राघव ने कहा। नेहा ने प्रसन्नता से अपनी हवा की धारें, वाइन ब्लेड्स, बुलाई, जो आकाश में फैल गई, और वो आगे बढ़ी। उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस उसके चारों ओर घूमती हवा की धारें ही किसी भी राक्षस को नष्ट कर देती। उसके पीछे राघव का शीन था और उसके पीछे ड्रैगन ब्लड लीजन। नेहा ने एक सीधी चौड़ी राह बनाई, फिर शीन ने उसे सैकड़ों मीटर तक फैला दिया। ड्रैगन ब्लड लीजन के निकलने पर वह और चौड़ी हो गई। आकाश से देखने पर उनका रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था। उनकी कार्यकुशलता चौंकाने वाली थी। वो राघव सचमुच कमाल जानता है। उसने इतना अनोखा तरीका कैसे सोचा? एल्डर हैरान रह गए। ये तरीका सबसे प्रभावी और ऊर्जा बचाने वाला था। ड्रैगन ब्लड लीजन के मारने के अंक तेजी से बढ़ रहे थे। पता नहीं राघव 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को पकड़ पाएगा या नहीं। अब कहना मुश्किल है। अगर यही गति रही तो संभव है, पर आगे के राक्षस ज्यादा ताकतवर है। ड्रैगन ब्लड लीजन युद्ध भूमि के केंद्र तक पहुंच गई थी, जहां राक्षस और शक्तिशाली थे, पर उनकी कीमत भी अधिक थी। दी विंड्स फ्यूरी, एक्सप्लोडिंग ब्लेड्स। नेहा का रक्तऊर्जा फूट पड़ी। उसने अपनी स्पिरिट ब्लड को सक्रिय किया। उसके चारों ओर की हवा की धारें गहरे लाल हो गई। हालांकि ये राक्षस किनारे वाले राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन स्पिरिट ब्लड की ताकत से नेहा ने उन्हें तुरंत मार डाला। कितनी शुद्ध ऊर्जा और सटीक नियंत्रण! एल्डर प्रशंसा करने लगे। नेहा के पीछे शीन ने दहाड़ते हुए अपनी ज्वाला छोड़ी। फ्लेम रून्स फूट पड़े और किसी भी राक्षस को राख बना दिया। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं को किसी याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। वे सब गरज उठे और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वे जानते थे कि वे युद्ध भूमि के असली केंद्र पर है। अन्य दल भी वहां मौजूद थे, पर अब ड्रैगन ब्लड लीजन की रफ्तार ने सबको चौंका दिया। पहले जो उन्हें नीचा दिखाते थे, अब उनकी गठन शक्ति को देख दंग रह गए। ड्रैगन मार्क योद्धा गर्व से और भी उग्र हो गए। वे बाघों और भेड़ियों का झुंड लग रहे थे। जहां जाते राक्षसों का सहार हो जाता। मेरे 2 अर्थ फ्लेम्स निगलने के बाद भी ये अब भी कचरा है, नासिर ने शीन को देखकर तिरस्कार से कहा। उसने देखा कि राघव का ज्वाला ड्रैगन 2 अर्थ फ्लेम्स खाने के बाद भी बहुत शक्तिशाली नहीं था, और उसकी शक्ति अर्थ फ्लेम रैंकिंग्स के टॉप 90 में भी नहीं आएगी।
लेकिन नेहा के आगे रास्ता बनाने और शीन के पीछे उसे और फैलाने से ड्रैगन ब्लड लीजन की ये युद्ध रणनीति बेहद सुरक्षित, तेज और अद्भुत थी। नेहा के नेतृत्व में उनकी अंक संख्या पागलों की तरह बढ़ रही थी। ये लोग अब 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को पछाड़ने वाले हैं। एल्डर उत्सुकता से देख रहे थे। समय लगभग खत्म है, बस 20 सांसें बची हैं। कहना मुश्किल है कि वे पकड़ पाएंगे या नहीं। पर राघव क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा। अगर वो पहले लड़ना शुरू करता तो जरूर 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को पकड़ लेता। एल्डर समझ नहीं पा रहे थे। कहीं वह सोच तो नहीं रहा कि मौका नहीं है, इसलिए प्रतिस्पर्धा न करे। एक एल्डर ने अंदाजा लगाया। ऐसा नहीं लगता। उसकी नजर में कुछ शरारत है, जैसे कोई चाल सोच रहा हो। रितेश ने राघव को सबसे अधिक समझा था। उसे लगा कि राघव जरूर कुछ योजना बना रहा है। अभी 10 सांसें बाकी हैं। अंक का अंतर सिर्फ 2 लाख है। 5 सांसें, अब अंतर सिर्फ 80,000। 3 सांसें अंतर है। ये नासिर क्या कर रहा है? एल्डर अचानक क्रोधित हो उठे। राघव का दल ठीक नासिर के दल के पास पहुंच चुका था। अचानक नासिर का अर्थ फ्लेम राघव के ज्वाला ड्रैगन पर टूट पड़ा, जिससे हलचल मच गई। 8 पॉइंट फ्लाइंग स्टार, रिवर्स हेवन एंड अर्थ। राघव अचानक चिल्लाया और ड्रैगन ब्लड लीजन ने तुरंत अपनी दिशा बदली। पीछे का हिस्सा आगे आ गया और वे तेजी से पीछे की ओर बढ़े। नेहा ने राक्षसों को मारना बंद कर दिया और पीछे लौट आई। ये अचानक बदलाव सभी के लिए चौंकाने वाला था। ये कमीना हद पार कर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि राघव उसे मारना चाहता है। एक एल्डर गरजा। बाकी एल्डर्स के चेहरे बिगड़ गए। पिछला परीक्षण सबसे योग्य चुनने का था। वहां चाले चलना गलत नहीं था, पर यह अलग था। यह साफ तौर पर धोखा था। लेकिन नासिर के पास बहाना था कि उसका अर्थ फ्लेम राघव के ज्वाला ड्रैगन से उकसाया गया और नियंत्रण से बाहर हो गया। तरंग का बाग दहाड़ा और चमक उठा। ज्वाला ड्रैगन को रक्त प्रकाश में ढक लिया। ज्वाला ड्रैगन ने संघर्ष किया, पर उसका शरीर सिकुड़ने लगा। वाकई अर्थ फ्लेम रैंकिंग्स में 73वां स्थान पाना लायक है। अपने मूल ऊर्जा से विरोधी को दबाना जानता है। हाँ, अगर तुम मेरा निगलोगे तो मैं तुम्हें उगलवा दूंगा, नासिर ने तिरस्कार से कहा। वो बेहद प्रसन्न था। अगर राघव ने उसके 2 अर्थ फ्लेम्स न निगले होते तो उसे ये और शक्तिशाली स्कारलेट ब्लड फ्लेम नहीं मिलता। लॉ एनफोर्समेंट हॉल और एल्डर हॉल की प्रतिस्पर्धा ने उसे मोहरा बनाया, इसलिए उन्होंने उसे लुभाने के लिए यह दिया। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने 3 मिलियन अंक खर्च कर उसे स्कारलेट ब्लड फ्लेम दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये अंक उधार है, पर यह सिर्फ दिखावे के लिए था। इससे देवदत्त और अरुण बेहद जलने लगे और लॉ एनफोर्समेंट हॉल का साथ देने का निश्चय कर लिया। तू कमीना, नासिर, तू मौत बुला रहा है, अर्जुन गरजा। ज्वाला ड्रैगन को रक्तबाग निगलने ही वाला था और प्रतियोगिता खत्म होने में बस 2 सांसें बाकी थी। माफ करना, मेरा अर्थ फ्लेम मेरी बात नहीं मान रहा, नासिर ने हंसते हुए कहा। मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। राघव हल्के से मुस्कुराया। धड़ाम, अचानक अनंत अग्नि फूट पड़ी और पूरा आकाश जल उठा। एक जबरदस्त धमाके के साथ डरावनी लपटें चारों तरफ फैल गई। अंतरिक्ष लगातार कांप रहा था और अनगिनत ज्वाला के निशान हवा में इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ही फट गया हो। उस सर्वनाश जैसे दृश्य ने सबको दंग कर दिया। गनीमत थी कि दोनों ज्वाला वाले जानवर हवा में लड़ रहे थे और जमीन पर मौजूद लोगों पर इसका असर ज्यादा नहीं हुआ। अगर वे जमीन पर लड़ रहे होते तो उस धमाके से कितने लोग मर जाते, ये कहना मुश्किल था। ये क्या हो रहा है? नासिर ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई और मुंह से खून की उल्टी की। लाल रक्त ज्वाला उसका स्पिरिट बीस्ट था। ये उससे जुड़ा हुआ था और जब वो फटा तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा फट रही हो। नासिर ने इस शक्तिशाली अर्थ फ्लेम को बहुत अहमियत दी थी। उसने इस पर एक दास्ता का निशान, स्लेव मार्क, लगाने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेहनत खर्च की थी। लेकिन अब ये अचानक फट गया था। हवा में मौजूद अनगिनत ज्वाला के निशानों के बीच 3 बड़े बड़े ज्वाला वाले ड्रैगन अचानक प्रकट हुए
जो खून के रंग के ज्वाला के निशानों को निगल रहे थे। ये लाल रक्त ज्वाला का सार था। राघव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नासिर की आंखें गुस्से से फट रही थी और उसने अपने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि वे चरचरा उठे। हालांकि वो नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे पता था कि राघव ने उसके साथ चाल चली है। तीनों ज्वाला वाले ड्रैगन ने पलक झपकते ही हवा में मौजूद सभी ज्वाला के निशानों को निगल लिया। अचानक हर किसी का ब्रेसलेट कांप उठा और वे युद्ध के मैदान से गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के मैदान में थे। राघव, अपनी जान दे दो। नासिर एक पागल की तरह राघव की तरफ लपका। नतीजा यह हुआ कि उसे चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर दूर भेज दिया गया। जब नासिर हवा में था तो राघव ने अचानक उसके बाल पकड़े और उसके चेहरे को अपने घुटने की तरफ जोर से दबाया। धड़ाम! राघव ने नासिर की नाक पर बार बार अपना घुटना मारा। अचानक एक फत्ती हुई आवाज के साथ नासिर पीछे की तरफ उछला और उसके सिर के बालों का एक बड़ा टुकड़ा राघव के हाथ में रह गया। हे भगवान, क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा पिछली बार हुआ था? सभी शिष्य बेहाल नासिर को देखकर अवाक रह गए। उन्हें साफ साफ याद था कि 2 महीने पहले इसी मैदान में राघव ने नासिर को थप्पड़ मारा था, उसके सिर को कई बार अपने घुटने पर मारा था और फिर उसकी खोपड़ी का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया था। नासिर आधे महीने तक गंजा रहा था। औषधीय शक्ति, मेडिसिनल एनर्जी ने उसे फिर से बाल उगाने में मदद की थी। वे 1 फुट लंबे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर उन्हें इसलिए बढ़ाया था ताकि राघव उन्हें फिर से पकड़ सके। अब वही चौंकाने वाला दृश्य उनके सामने फिर से हुआ। राघव, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। नासिर ने दहाड़ लगाई। उसकी आंखें लाल थी। वो ऐसा लग रहा था मानो वो पागल हो गया हो। अगर तुम्हें लड़ना है तो चलो लड़ते हैं। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतने छोटे मत बनो। ये तो बस एक अर्थ फ्लेम है, एक मामूली 3 मिलियन पॉइंट्स। लॉ एनफोर्समेंट हॉल जैसे अमीर और उदार लोगों के लिए ये तो सागर में एक बूंद है। शांत हो जाओ और चिंता मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल तुम्हें एक और पृथ्वी ज्वाला दिलाएगा। तुम उनके खरीदे हुए साथी हो और उन्होंने तुम पर बहुत कुछ निवेश किया है। उन्हें अपने निवेश पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, तो तुम्हें क्यों दर्द महसूस होना चाहिए? राघव ने नासिर को कुछ नेक सलाह दी। वास्तव में राघव इस चाल की योजना बहुत पहले से बना रहा था। जब वह ट्रेजर जेम आइलैंड में नासिर से मिला था तो उसने उसके शरीर में एक शक्तिशाली अर्थ फ्लेम महसूस की थी। बस वो ये नहीं जानता था कि वो असल में क्या है। जब वो आराम कर रहा था तो उसने सोचा था कि नासिर को एक बार फिर से कैसे ठगा जाए। उसने एक प्रकार की ट्रू आइस एंशिएंट पिल के बारे में सोचा था। वह एक हमला करने वाली गोली, अटैक पिल थी जिसे खाया नहीं जाता था। इसे रसायन बनाने वालों, अल्केमिस्ट्स के लिए एक बचाव वाली गोली, डिफेंसिव पिल माना जा सकता था और इसका असर बर्फ के फटने जैसा था। इस तरह की गोली रसायन शास्त्र, अल्केमी की एक बहुत ही उपेक्षित शाखा का हिस्सा थी। इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि यह 7वें दर्जे की औषधीय गोली, 7th टियर मेडिसिनल पिल थी, लेकिन इसकी शक्ति सी एक्सपांशन के विशेषज्ञों को खतरा पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा ये जायंशन के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम होती, और वह भी ऐसी स्थिति में जब वे अचानक पकड़े जाते। इस तरह की गोली बिल्कुल बेकार थी। जो लोग 7वें दर्जे की औषधीय गोलियों को बना सकते थे वे कम से कम सी एक्सपांशन पर थे। केवल वही लोग जिनका दिमाग खराब हो गया था वे जायंशन के नौसिखियों को मारने के लिए ट्रू आइस एंशिएंट पिल को कड़वाहट से बनाते। लेकिन राघव के हाथों में इस गोली ने नासिर की भयानक अर्थ फ्लेम को तुरंत संभाल लिया। जो ज्वाला वाला ड्रैगन उड़कर बाहर आया था और इस दौरान लड़ा था, वो शीन के अलग हुए शरीर, स्प्लिट बॉडीज में से एक से ज्यादा कुछ नहीं था। यह नासिर के लिए एक चारा था। अगर नासिर ने हमला नहीं किया होता तो राघव के पास उसे संभालने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन नासिर जैसा बेवकूफ आसानी से चारा खा लेता है। राघव ने पहले ट्रू आइस एंशिएंट पिल को कुछ खास सामग्री में सील कर दिया था
और उसे शीन के अलग हुए शरीर के मुंह के अंदर छिपा दिया था। जब तक शीन इसकी बाहरी परत को काट नहीं लेता तब तक यह फटती नहीं। जब नासिर की अर्थ फ्लेम ने अलग हुए शरीर पर हमला किया था तो राघव ने ज्वाला वाले ड्रैगन को ऐसा काम करने दिया था मानो वो निगलने से पहले संघर्ष कर रहा हो। एक बार जब यह पृथ्वी ज्वाला के पेट के अंदर चला गया तो उसने गोली को सक्रिय कर दिया। नतीजतन अलग हुआ शरीर और ज्वाला वाला बाघ दोनों फट गए। शीन और ज्वाला वाला बाघ दोनों ही सबसे शुद्ध लपटों से बने थे। हालांकि वे बाहर से हमला करने वाली बर्फ से नहीं डर सकते थे, लेकिन अगर ऐसी शक्तिशाली बर्फ उनके शरीर के अंदर फट जाती तो ये उबलते हुए तेल में एक कटोरा पानी डालने जैसा होता और फिर कुछ नहीं बचा। शीन ने सिर्फ अपने एक अलग हुए शरीर को खोया था और वह जल्दी ही एक नया बना सकेगा। असल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक मजबूत अर्थ फ्लेम के सार के लिए एक अलग हुआ शरीर, स्प्लिट बॉडी, ये 10,000 गुना ज्यादा फायदा था। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में फूल खिलने वाले हैं। उसने असल में 3 मिलियन पॉइंट्स हासिल कर लिए थे और वो बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। असल में उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसे नासिर को अभी नहीं मारना चाहिए। वो मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। इतनी ज्यादा अर्थ फ्लेम के सार को निगलने के बाद शीन इसे सब कुछ आदिम अराजकता के स्थान, प्राइमल केओस स्पेस के अंदर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कितना भरा हुआ है जिससे वो फटने वाला है। राघव ने गुस्साई ऊर्जा, बर्सर्क एनर्जी को दबाने के लिए कुछ आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से तुरंत मदद की। हरामखोर, अगर मैंने इस दुश्मनी का बदला नहीं लिया तो मैं, नासिर, कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। नासिर ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए दहाड़ लगाई। तुम लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सिर्फ एक कुत्ते हो जो इंसानी बातें बोलना जानता है। मैं बस फिर से कहता हूं, अगर तुम्हें लड़ना है तो चलो लड़ते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। इस बार अगर तुम में सच में हिम्मत है तो तुम भी मुझे चुनौती दे सकते हो। मैं, राघव, निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा, राघव ने कहा। हवा में दुश्मनी बारूद की तरह थी। नासिर अब राघव को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसके पास कोई अर्थ फ्लेम नहीं थी और वो बिना दांतों वाले बाघ जैसा था। राघव को चुनौती देना सिर्फ मौत को दावत देना होता। राघव, बहुत ज्यादा मत बढ़ो। मैं तुम्हारी ताकत का आकलन कैसे करूं? इस समय अरुण चलकर आया। उसके टावर जैसे शरीर से इतनी शक्तिशाली रक्त क्यूई निकल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगा। सबका दिल हिल गया। अरुण एक क्रूर इंसान था, तानाशाह और शक्तिशाली। कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरुण नासिर से अलग था। वह एक कच्ची ताकत से लड़ने वाला था जिसमें असल में कोई कमजोरी नहीं थी। उसके खिलाफ लड़ाई में थोड़ी भी तकनीक नहीं होगी। अगर ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है तो मैं किसी भी समय तुम्हारा स्वागत करूंगा। अगर ये बच्चों का खेल है तो मेरे पास इस तरह की बकवास के लिए समय नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मेरी खासियत लड़ना नहीं है, ये मारना है। राघव ने अरुण को ठंडी नजरों से घूरा। अरुण बहुत शक्तिशाली था। नासिर से भी ज्यादा मजबूत होने की संभावना थी, लेकिन राघव को उससे कोई डर नहीं था। उसे बस बेमतलब की लड़ाई पसंद नहीं थी। चूंकि उन्होंने उसके साथ दुश्मन बनने का फैसला किया था तो उन्हें क्रूर होने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। राघव पहले ही अपना फैसला कर चुका था। अगर अरुण उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती देता तो वो उसे मारने के लिए पूरी ताकत लगा देता। ऐसा हुआ था कि उसे एक रैंक 5 हेवनली दाव फ्रूट की जरूरत थी। जैसे ही राघव को अरुण को मारने की इच्छा हुई, अरुण ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने राघव की उसे मारने की इच्छा को महसूस किया। सूंघते हुए उसने अपना स्टेटस बैज उठाया और उस पर खून की बूंद टपकाने वाला था। सब लोग, पहले मुकाबले के नतीजों का ऐलान करने का समय आ गया है। रितेश अचानक मैदान में प्रकट हुए, जिससे अरुण को अपना बैज वापस रखना पड़ा। उसने राघव को घूरा और फिर अपने गुट में वापस चला गया। सब लोग अपने अपने गुट में लौट आए और ठीक से खड़े होकर रितेश को घूरने लगे। वे सब नतीजे जानना चाहते थे।
आखिर पहला स्थान किसने हासिल किया था? पहला स्थान डिवाइन बीस्ट मैंशन का है 29,370,000 किल पॉइंट्स के साथ। दूसरा स्थान हेगेमन हॉल का है 25,260,000 किल पॉइंट्स के साथ। तीसरा स्थान हेवन फीमेल अलायंस का है 22,000,000 किल पॉइंट्स के साथ। चौथा स्थान फ्लेम गेट का है 16,070,000 किल पॉइंट्स के साथ। पांचवा स्थान 10,000 इंसेक्ट गिल्ड का है 15,990,000 किल पॉइंट्स के साथ। अंतिम संख्या सुनकर 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्य मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अफसोस हुआ। वे बस एक रैंकिंग ऊपर जाने से 80,000 पॉइंट से चूक गए थे। तब उन्हें दोगुना इनाम मिलता। अंतिम स्थान ड्रैगन ब्लड लीजन का है 15,980,000 किल पॉइंट्स। रितेश ने कहा। सब लोग ठंडी सांस लेने लगे। हालांकि ड्रैगन ब्लड लीजन ने अंतिम स्थान हासिल किया था, लेकिन कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। यह जानना था कि उन्होंने पहले 4 घंटे अपने गठन का अभ्यास करने में बिताए थे, तभी वे सच में किल पॉइंट्स लेने के लिए बाहर गए थे। और उस थोड़े समय में वे 10,000 इंसेक्ट गिल्ड से लगभग बराबर आ गए थे। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। और ये सबसे कमजोर शिष्यों का समूह था, जिसे सबसे कमजोर गुट के रूप में जाना जाता था। मेरा 10,000 इंसेक्ट गिल्ड तुम्हारा एहसानमंद है। जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि हमेशा चुप रहने वाला गणेश असल में अपना मुंह खोलकर अपना आभार व्यक्त करेगा। पहले लोग हैरान थे, लेकिन वे जल्दी ही उसका मतलब समझ गए। मुकाबले की शुरुआत से लेकर आखिर तक राघव ने कुछ भी नहीं किया था। जहां तक उसने नासिर को कैसे ठगा था वो मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह कोई किल पॉइंट्स के लायक नहीं था। तो यह राघव के 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को इनाम देने के बराबर था। इतना शिष्टाचार मत रखो। इस मुकाबले के लिए हम बस पानी में झांक रहे थे। हमें तुमसे कम कुछ नहीं मिला, इसलिए एहसान की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। गणेश ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक संदेश भेजना। इससे सब लोग चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि गणेश असल में राघव के साथ एक गठबंधन बना रहा था। यह बहुत अचानक था, यहां तक कि राघव भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर चुप रहने वाला गणेश ऐसी बात कहेगा। उसने अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिए मुस्कुराया। ठीक है, सब लोग जा सकते हैं, इनाम बाद में बांटे जाएंगे, रितेश ने कहा और सबकी नजर से गायब हो गए। रितेश के चले जाने के बाद ड्रैगन ब्लड लीजन को छोड़कर बाकी सब जश्न मनाने लगे। जैसे भी देखा जाए, ये एक अच्छा आरंभ था और उन्हें इस समय का उपयोग उत्साह बढ़ाने के लिए करना चाहिए था। खासकर डिवाइन बीस्ट मैंशन के शिष्य बेहद खुश थे। मुकुल और भुवन तो खुलकर ड्रैगन ब्लड लीजन का मजाक उड़ा रहे थे। राघव मुस्कुराया और ड्रैगन ब्लड लीजन को लेकर क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौट गया, जबकि डिवाइन बीस्ट मैंशन, हेगेमन हॉल और फ्लेम गेट के लोग उन पर ताने कस रहे थे। साला, इनकी छोटी छोटी शेखी देखकर गुस्सा आता है। इनमें ऐसा क्या बड़ा है? हम बस जरा सा पीछे रह गए। असल में हमने बॉस को परेशान किया। अगर वो हमारी देखभाल के लिए पीछे न रुकते तो हम जरूर पहले 3 में आते। ड्रैगन मार्क योद्धा एक साथ अफसोस और गाली दोनों दे रहे थे। उन्हें अपनी कमजोरी पर शर्म आ रही थी, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा बिल्कुल निश्चिंत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आओ बात करें। क्या तुम सच में गुस्से में हो? राघव ने पूछा। बॉस, ये हमारी गलती है। हमने आपको शर्मिंदा कर दिया। हम रुको, कौन सी शर्म? राघव ने टोका। उन लोगों की हंसी मजाक और तिरस्कार, वही शर्म। तुम अभी बहुत बचकाने हो, तुम्हें और मजबूत होना होगा, राघव बोला। बॉस, क्या ये शर्म नहीं है? हमें गाली दो ठीक, पर उन्होंने आपको अपमानित किया, हमें बुरा लगता है, उस ड्रैगन मार्क योद्धा ने कहा। राघव हल्का मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, लेकिन अगर ऐसी बात से गुस्सा आता है तो तुम्हें और तपने की जरूरत है। तुमने खून और आग देखी है, असली सम्मान जानते हो। सोचो, लोग मुझे क्यों सम्मान दे? किसी भगवान को भी सबका सम्मान नहीं मिलता।
तभी तो इतने धर्म और लड़ाइयां है। छोटी सोच मत रखो। गुस्सा करके तुम उनकी गलती का दंड खुद को दे रहे हो। ये मूर्खता है। जब दिल शांत होगा और कोई फिर भड़काए, याद रखना, बातों में समय मत गवाना, सीधे उनका अंत कर देना। तुम ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्य हो। तुम्हारे पीछे ताकतवर सहारा है। किसी से डरने की जरूरत नहीं। वे लोग बस खोखले हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि ताकतवर क्यों बनना है। उनसे बहस का कोई मतलब नहीं। ड्रैगन मार्क योद्धाओं का गुस्सा मिट गया। उन्हें लगा कि वे सच में बचकाने थे। विरोधी जानबूझकर चिढ़ा रहे थे और वे चिढ़ गए। यही मूर्खता थी। चलो, अभी बचे हुए कुछ हजार अंकों से मैंने अच्छा खाना पीना मंगवाया है। आज सही मायने में जश्न मनाएंगे। तुम्हारा प्रदर्शन शानदार रहा। तुमने युद्ध भूमि पर शांति और तालमेल सीख लिया। हमारा लाभ डिवाइन बीस्ट मैंशन से भी बड़ा है, तो जमकर पियो। राघव ने हाथ हिलाया और शराब के घड़ों का ढेर प्रकट हुआ। सबने सीधे घड़ों से पीना शुरू कर दिया। राघव बहुत खुश था। ड्रैगन ब्लड लीजन की पहली लड़ाई उम्मीद से बेहतर रही। शुरुआत कठिन होती है, पर एक अच्छी शुरुआत बाकी सफर आसान कर देती है। ड्रैगन ब्लड लीजन के विस्तार की ये शुरुआत भविष्य के लिए शुभ थी। वह इन 13,000 लोगों को लेकर सेंट्रल प्लेन्स की सबसे भयानक सेना बनाएगा। राघव को सबसे ज्यादा खुशी नासिर के दिए तोहफे से थी। ड्रैगन ब्लड लीजन पागलपन से जश्न मनाने लगा। कई बड़े घड़े पीकर यहीं सो गया। यह सब राघव ने जानबूझकर किया। कड़ी लड़ाई के बाद गहरी आराम की जरूरत थी। जब सब गहरी नींद में थे, राघव ने अपनी आत्मा शक्ति से शराब निकाली और नेहा से बातें की। दिन में उसने उससे कुछ सख्त शब्द कहे थे, इसलिए अब उसे दिलासा दे रहा था, क्योंकि सीमा मौजूद नहीं थी और उसे डर था कि वह ज्यादा न सोच ले। ईस्टर्न वेस्टलैंड की खुशगवार यादों पर बातें करके नेहा का मन हल्का हो गया। फिर राघव अपने कक्ष में लौटकर प्राइमल केओस स्पेस में गया। वहां शीन ने पहले ही स्कारलेट ब्लड फ्लेम को दबा लिया था, पर इतनी भारी ऊर्जा को निगलने में समय लगेगा। राघव ने उसे सोने नहीं दिया और शीन को 3 विभाजित शरीरों के साथ साधना करवाई। 4 भट्टियों में वो हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स तैयार करने लगा। 3 दिन बाद शीन ने राघव को चौंका दिया। उसने 4 और विभाजित शरीर बना लिए। अब उसके 8 विभाजित शरीर थे। राघव की मदद से वह गोलियां बनाता रहा और स्कारलेट ब्लड फ्लेम की ऊर्जा पचाता रहा। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। राघव ने तुरंत 4 और औषधि भट्टियां खरीदी। अब 8 भट्टियों के साथ सचमुच भारी उत्पादन हो सकता था। उसकी आत्मिक शक्ति पर्याप्त हो तो एक दिन में लाख गोलियां बन सकती थी। पर जैसे ही वो भट्टियां लेने बाहर गया, उसने देखा नेहा एक बुजुर्ग के साथ दौड़ी आ रही है। एल्डर रितेश, नमस्ते। राघव चौंका। रितेश मुस्कुराया। आज मासिक राशन बांटने का दिन है। मैंने सोचा खुद ही तुम्हें अंक दे दूं। आप इतना छोटा काम क्यों करेंगे? जरूर कोई और बात है। राघव को यकीन नहीं हुआ। तो सीधा कहता हूं, एल्डर हॉल की ओर से तुम्हें 20 लाख अंक देने आया हूं। तुम्हारी हार में एल्डर हॉल की भी भूमिका है। ये मुआवजा है। रितेश ने क्रिस्टल कार्ड निकाला। असल में एल्डर हॉल के पास इतना धन नहीं था। यह सभी एल्डर्स ने मिलकर दिया था। वो अब एल्डर हॉल का हिस्सा था और लॉ एनफोर्समेंट हॉल से टकराने के कारण नुकसान झेल रहा था। इसलिए एल्डर हॉल को अपनी ईमानदारी दिखानी थी। राघव ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराया। शिष्य एल्डर हॉल की भावना स्वीकार करता है, पर लॉ एनफोर्समेंट हॉल से मेरी दुश्मनी पहले से है। भले मुझे मोहरा बनाया जाए, मैं तैयार हूं। एल्डर हॉल पर कोई कर्ज नहीं, बल्कि मैं आभारी हूं कि हॉल मास्टर ने मेरा साथ दिया। मुझे संसाधन नहीं चाहिए, बस जरूरी समय पर एल्डर हॉल का साथ चाहिए। अंक मैं खुद कमा लूंगा। कैसे कमाओगे? कहीं डाका तो नहीं डालोगे? रितेश को यकीन न हुआ। डाका डालना बहुत भद्दा काम है। मैं बस कुछ औषधि गोलियां बेचूंगा, राघव बोला। नियम नहीं टूटता, पर अगर मात्रा ज्यादा हुई तो अल्केमी पवेलियन दखल देगा। रितेश ने भौहें चढ़ाई। तो आने दो, मैं असली रसायनज्ञ हूं। फिर भी उन्होंने मुझे शामिल नहीं किया। जानबूझकर अपमान किया। मैं संप्रदाय के लिए काम करना चाहता था, पर निजी दुश्मनी के कारण उन्होंने पीढ़ी के रसायन शास्त्र प्रतिभा को रोक दिया।
संप्रदाय की नींव हिला दी। रितेश ने जल्दी कहा, रुको, ऐसे आरोप मत लगाओ। सबूत है? जरूर, देखिए। राघव ने उन्हें फोटोग्राफिक जेब दी, जिसमें दिख रहा था कि कैसे अर्जुन आवेदन लेकर गया और अल्केमी पवेलियन ने दरवाजा बंद कर दिया। एक और दृश्य में 10,000 पिल हॉल के अनूप ने जानबूझकर दाम बढ़ाए और घमंडी बातें की। सब रिकॉर्ड था। रितेश चुप रह गया। अल्केमी पवेलियन और 10,000 पिल हॉल दोनों ने हद पार की थी। तुम जानते हो कि अल्केमी पवेलियन और लॉ एनफोर्समेंट हॉल में गहरी दोस्ती है। इस बार मैं उनसे खेलूंगा। पहले गोलियां बेचूंगा, फिर जब वे मुझे पकड़ने आएंगे तो एल्डर हॉल मेरा बचाव करेगा। मामला इतना बढ़े कि एल्डर मास्टर तक पहुंचे, फिर मैं ये प्रमाण जारी करूंगा। फिर मजा आएगा। राघव हंसा। तुम सच में चैन से रहना नहीं जानते। रितेश ने सिर हिलाया। मैं तो चाहता हूं, पर वे नहीं देते। पर इसी बहाने व्यापार का मौका मिला। बिना पैसे मैं परिवार कैसे पालूंगा? राघव मासूम बनते हुए बोला, यह मामला बड़ा है, मुझे हॉल मास्टर को बताना होगा। रितेश कड़वी मुस्कान के साथ चला गया। उस दिन बाद में वह लौटा और बोला कि हॉल मास्टर ने सहमति दे दी, लेकिन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के नियम है कि संप्रदाय के भीतर बेची जाने वाली गोलियां यही तैयार हो, बाहर से नहीं। यह सुनकर राघव हंस पड़ा। उसने सीधे 4 और भट्टियां खरीदीं और गोलियां बनाने में लग गया। अल्केमी पवेलियन, अनूप, तैयार हो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया, जिसने मुझे अमीर बनने का रास्ता दिया। राघव के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। 8 भट्टियों के साथ पूरी तेजी से गोलियां बनाने और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से शीन को लाल रक्त ज्वाला, स्कारलेट ब्लड फ्लेम की ऊर्जा को परिष्कृत करने में मदद करते हुए राघव अपनी अधिकतम क्षमता पर था। उसकी असली रिफाइनिंग 8 गुना बढ़ गई थी। एक भट्टी की गोलियां बनाने में सिर्फ 2 सांसों का समय लगता था। यह निश्चित रूप से दूसरे रसायन बनाने वालों, अल्केमिस्ट्स, को डराकर मौत के घाट उतार देता, क्योंकि दूसरे रसायन बनाने वालों के लिए एक भट्टी की गोलियां बनाने में कम से कम अगरबत्ती जितना समय लगता था। 2 सांसें, एक गोली बनाना तो छोड़ो, ये 9 मिट्टी की गेंदें बनाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। सेंट्रल प्लेन्स में बहुत से लोगों के पास पृथ्वी ज्वाला, अर्थ फ्लेम्स थी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास राघव जैसी पृथ्वी ज्वाला हो। दूसरे लोगों की पृथ्वी ज्वाला या तो उनकी आत्माओं को मिटा दिया गया था और उन्हें कोर ज्वाला में परिष्कृत किया गया था, या वे नासिर की तरह गुलाम थे। किसी भी तरह से मालिकों और पृथ्वी ज्वालाओं के बीच पूरी तरह से भरोसा होना नामुमकिन था। और इसी सही बंधन के परिणाम स्वरूप एक परिष्करण गति थी जिसने राघव को भी चौंका दिया। उसने कसम खाई कि वह शीन और जोरा को सही ढंग से पालेगा, क्योंकि वे भविष्य में उसके सबसे बड़े मददगार होंगे। उसी समय वो इस बात से खुश था कि उसके पास आदिम अराजकता मन का प्राइमल केओस बीड था। यह अब उसके लिए धन का स्रोत था, क्योंकि इसमें से बेशकीमती औषधीय सामग्री लगातार निकल रही थी। वरना ड्रैगन ब्लड लीजन जैसे एक बड़े समूह को पालना तो दूर, खुद को पालना भी मुश्किल होता। इस बार राघव ने 15 लाख हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स बनाने में 10 दिन लगाए। उसने एक बार फिर उन्हें ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं में बांट दिया। हालांकि राघव की विशाल आत्मा ऊर्जा, वास्ट सोल एनर्जी के साथ भी 10 दिनों तक इतनी तेजी से परिष्करण करने से उसका सिर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो फटने वाला हो। यह थकान ऐसी नहीं थी जिसे कोई इंसान सहन कर सके, लेकिन यह इसके लायक था। शीन की लपटों के बीच खून के रंग के निशान दिखाई देने लगे थे। उसकी आभा, ऑरा और भी मजबूत थी, जिसमें लाल रक्त ज्वाला की आधी ऊर्जा समाहित हो चुकी थी। राघव को शीन की शक्ति को हर गुजरते दिन बढ़ते देखकर खुशी हुई, लेकिन वह इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सका। औषधीय गोलियां बांटने के बाद वो गहरी नींद में सो गया। जब मुकाबला खत्म हुआ तो यह पता चला कि कौन से गुट ज्यादा मजबूत थे। अंदरूनी गुट ने उस मामले पर काफी दिनों तक चर्चा की। पहले स्थान पर रहने वाले डिवाइन बीस्ट मैंशन के शिष्य पूरे जोश में थे। जहां भी जाते थे अकड़ कर चलते थे और दूसरों के पूज्य और ईर्ष्यालु भावों का आनंद लेते थे। जहां तक आखिरी स्थान पर रहने वाले ड्रैगन ब्लड लीजन का सवाल है,
मुकाबला खत्म होने के बाद उन सभी ने खेती करने के लिए उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण कक्षों, हाई ग्रेड ट्रेनिंग रूम्स में प्रवेश करने का विकल्प चुना। लेकिन सिर्फ एक दिन खेती करने के बाद उन सभी को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उनके पास सिर्फ इतने लंबे समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त अंक, पॉइंट्स थे। ये राघव का आदेश था। एक बड़ी लड़ाई का अनुभव करने के बाद तुरंत प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग करना सबसे अच्छा समय था। उनके द्वारा दी गई औषधीय गोलियों और उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण कक्षों के प्रभाव से उनकी खेती की नींव, कल्टीवेशन बेसिस आगे बढ़ी और फिर जल्दी ही स्थिर हो गई। बाकी समय के लिए उन्होंने पूरे पागलपन के साथ अभ्यास करना जारी रखा। ड्रैगन मार्क के योद्धाओं ने ड्रैगन ब्लड के योद्धाओं की तुलना में खुद को बहुत कम महसूस किया। हालांकि वे सभी तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल, रैंक 3 सेलेस्टियल्स थे। अगर ड्रैगन ब्लड के योद्धा उन्हें मारना चाहते तो उन्हें दूसरे हमले की भी जरूरत नहीं पड़ती। लड़ाई के दौरान ड्रैगन ब्लड के योद्धा उनकी ताकत की नींव थे, जिससे वे सभी ईर्ष्यालु थे। तो अपनी खेती की नींव को स्थिर करने के बाद ड्रैगन मार्क के सभी योद्धा ड्रैगन ब्लड के योद्धाओं से उन्हें असली विशेषज्ञ बनाने की भीख मांगने गए। दूसरे शिष्य ड्रैगन ब्लड लीजन के मूर्ख होने पर ताना मारते थे। पहले दिन ही अपने सभी अंक खर्च कर दिए तो भविष्य का क्या होगा। जब भी ड्रैगन ब्लड लीजन के लोग बाहर जाते तो उनका मजाक उड़ाया जाता। लेकिन राघव की शिक्षाओं के बाद ड्रैगन मार्क के योद्धा अब गुस्सा करने में उतने तेज नहीं थे। वे उनकी उकसाहटों के प्रति उदासीन थे। राघव की नींद पूरे 3 दिनों तक चली। जब वो उठा तो वो पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था, जैसे उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ हो। एक बार जब वह जाग गया तो उसे पता चला कि ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा सभी हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स खाकर एकांतवास में थे। वो आदिम अराजकता के स्थान प्राइमल केओस स्पेस में लौट आया और देखा कि शीन खुद से गोलियां बना रहा था। उसके बगल में हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स का एक ढेर था। उनमें से 1 लाख के करीब लग रही थी। अरे, इस तरह हमेशा काम करने की जरूरत नहीं है, राघव हंसा। शीन ने राघव को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया। उसने कहा कि गोलियां बनाकर वो अपने शरीर में लाल रक्त ज्वाला, स्कारलेट ब्लड फ्लेम को पचाने पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है। राघव अवाक रह गया और फिर अनजाने में हंस पड़ा, क्योंकि वह लगातार शीन को अर्थ फ्लेम के सार को पचाने में मदद कर रहा था, जबकि गोलियां बना रहा था। तो शीन को अब इसकी आदत हो गई थी। वह सिर्फ गोलियां बनाए बिना ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आदी नहीं था। ये एक अच्छी आदत है, इसे जारी रखो। राघव शैतानी से हंसा, क्योंकि उसने शीन को प्रोत्साहित किया। वह आदिम अराजकता के स्थान में औषधीय खेतों में घूमने लगा। अब कुछ पैसे कमाने का समय था। लेकिन कौन सी गोली का सबसे ज्यादा असर होगा और सबसे ज्यादा पैसा सबसे तेजी से मिलेगा? उसके पास मौजूद सभी औषधीय सामग्रियों की जांच करते हुए वह थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। वह हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स नहीं बेच सकता था, क्योंकि उसके पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, चूंकि हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल सी एक्सपांशन के दायरे की एक मौलिक गोली थी, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने इसकी कीमत को बहुत दबा दिया, इस डर से कि कीमत इतनी ज्यादा न हो जाए कि ये शिष्यों की खेती को प्रभावित करे। यही कारण था कि कीमत सिर्फ 1 अंक थी। यह मूल रूप से बिना किसी शुल्क के रसायन बनाने वाले के लिए इसे बनाने की कीमत थी। भले ही उसकी हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स 7 गुना ज्यादा असरदार हो, फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे 7 अंकों में बेच सके। कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि ये इतनी असरदार थी। ये पहला व्यवसाय बहुत ही जरूरी था। वह ज्यादा से ज्यादा ग्राहक पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी दवा की इतनी मांग हो कि आपूर्ति भी उसका मुकाबला न कर पाए। वो एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की तुलना में कम कीमत पर इसे भी तय करना चाहता था, जबकि वह उच्च गुणवत्ता, हायर क्वालिटी की पेशकश करता था। तभी उसका व्यवसाय जितनी जल्दी हो सके उतना बढ़ेगा। मुझे क्या परिष्कृत करना चाहिए? राघव ने आधे दिन तक इस सवाल पर विचार किया। उसने 10,000 पिल हॉल द्वारा बेची गई सभी औषधीय गोलियों को ध्यान से देखा और आखिर में उसने एक प्रकार के औषधीय अमृत, मेडिसिनल एलिक्सर पर फैसला किया।
इसका नाम हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर था। ये एक व्यक्ति को जल्दी से ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने और किसी भी बेतरतीब विचारों को बाहर निकालने की अनुमति देता था। ये कुछ ऐसा था जिसकी हर किसी को जरूरत थी। इसके विशाल उपयोगों के कारण फाउंडेशन फोर्जिंग के दायरे, सी एक्सपांशन के दायरे या जायंशन के दायरे के लोग सभी इसका उपयोग कर सकते थे। ज्यादातर लोगों के पास अपनी स्थानिक अंगूठी, स्पेशल रिंग्स में कुछ होता था और वे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस तरह का औषधीय अमृत बहुत कीमती नहीं था। एक पूरी बोतल 10 अंकों में खरीदी जा सकती थी। इस बोतल में इसके 800 बूंदें थी और इसका सामान्य दर पर उपयोग करने पर यह बोतल 1 साल से ज्यादा के लिए पर्याप्त होती। मेरे पास हेवनली हार्ट सोल कामिंग फ्रूट है और मेरे पास पूरक सामग्री है। हाँ, और एक्सप्लोसिव ड्रैगन ग्रास की जड़ को जोड़कर मैं औषधीय प्रभाव को मजबूत कर सकता हूं। ये 10,000 पिल हॉल द्वारा बेचे जाने वाले हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर से कम 2 गुना ज्यादा असरदार होगा। राघव ने बुरी तरह से हंसा और अमृत की सामग्री के लिए एक बड़ी जगह को अलग कर दिया। उसे जितनी जरूरत थी उसके अनुपात में उन्हें उगाते हुए उसने 10 औषधीय खेत बनाए। आदिम अराजकता मनके में आध्यात्मिक ऊर्जा डालकर उन्हें लगाने के कुछ ही सांसों के बाद वे उन्हें परिष्कृत करने के लिए जरूरी परिपक्वता तक बढ़ गए। अपने हाथ को हिलाकर राघव ने एक औषधीय खेत की औषधीय सामग्री को बाहर निकाला और उन्हें शीन की तरफ फेंका, जिसने उन सभी को खा लिया। उसने शीन को उन्हें परिष्कृत करने का तरीका बताया। एक औषधीय अमृत को परिष्कृत करना एक गोली को परिष्कृत करने से ज्यादा आसान था। सिर्फ कुछ निर्देशों के साथ शीन बिना किसी परेशानी के इसे परिष्कृत कर सकता था। सिर्फ कुछ सांसों के समय में उसके पास एक बैरल औषधीय अमृत था। यह व्यावहारिक रूप से इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता था। एक बैरल को परिष्कृत करने के बाद राघव ने देवेश, आदिल और दूसरों को बुलाया। यह सबसे बढ़िया दर्जे का हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर है। इसे बाहरी गुट के शिष्यों में बांट दो। बॉस, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इतना ज्यादा हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर एक बड़ी रकम में नहीं बेचा जा सकता? देवेश ने पूछा। कम से कम यह बैरल कई लाख अंकों के लायक था। चीजें बेचने से पहले पहला कदम बाजार स्थापित करना है। हमें लोगों को यह बताना होगा कि चीजें कहां से आई हैं और वे कितनी अच्छी हैं। इसे प्रचार के रूप में मानो, लेकिन पहले की तरह ही हर व्यक्ति को इसे आजमाने के लिए सिर्फ 10 बूंदें मिल सकती है। हम इसे 3 दिन बाद ही बेचेंगे और कीमत 10,000 पिल हॉल की आधी होगी, राघव ने कहा। देवेश अब तुरंत समझ गया। ऐसा लग रहा था कि राघव ने पहले जो अंक बेचे थे वे सभी हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर के लिए बुनियादी काम थे जिसे वो बेचने वाला था। देवेश, आदिल और दूसरे सभी चले गए। राघव आदिम अराजकता के स्थान में लौट आया और वास्तव में हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर को परिष्कृत करने लगा। वह 10 औषधीय खेतों के माध्यम से बारी बारी से काम करता था। जब तक वह 10वें को खत्म करता तब तक पहले वाले की औषधीय सामग्री फिर से परिपक्व हो जाती। ये एक सही चक्र था। आदिम अराजकता के स्थान प्राइमल केओस स्पेस के अंदर 7 ज्वाला वाले ड्रैगन गोलियां बना रहे थे, जबकि एक औषधीय अमृत बना रहा था। जहां तक राघव का सवाल है, वह एक किसान था जो लगातार अपने खेत की कटाई कर रहा था। जब राघव काम में व्यस्त था, देवेश और आदिल भी व्यस्त थे, क्योंकि उन्होंने मुफ्त में सबसे बढ़िया दर्जे के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर की खबर फैलाई। देवेश, आदिल और उनके समूह के दूसरे बाहरी गुट के शिष्यों का अब बाहरी गुट में कुछ हद तक प्रभाव था। उनकी घोषणा ने अनगिनत शिष्यों को अपनी ओर खींच लिया। सिर्फ 3 अगरबत्ती जितने समय में लाखों बूंदें खत्म हो गई। नतीजतन दूसरे दिन अनगिनत शिष्य और मांगने के लिए आए। यह सबसे बढ़िया दर्जे का हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर अविश्वसनीय था। जो अमृत वे आम तौर पर इस्तेमाल करते थे, वो उन्हें ध्यान की अवस्था में लाने में आधी अगरबत्ती जितना समय लेता था। इसके अलावा अगर उनके दिल भारी तनाव या दूसरी भावनाओं से बोझिल होते तो इसमें और भी ज्यादा समय लगता। लेकिन यह सबसे बढ़िया दर्जे का अमृत उन्हें कुछ ही सांसों में ध्यान की अवस्था में ले आया। यह व्यावहारिक रूप से चमत्कारी था।
और घोषणा में कहा गया था कि कीमत 10,000 पिल हॉल की आधी थी। घोषणा करने वालों ने कहा कि वे 3 दिन बाद ही बेचना शुरू करेंगे, लेकिन दूसरे दिन ही लोगों ने पहले ही एक बड़ी कतार बना ली थी, जिसमें से कुछ लोग इसे बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए तैयार थे। देवेश ने राघव से सीखी हुई तरकीबों का इस्तेमाल किया और सबको बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई सबसे बढ़िया दर्जे के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर के असर का आनंद ले सके, हर व्यक्ति को 2 बोतलों तक सीमित कर दिया गया था। अगर वे इसे फिर से खरीदना चाहते तो वे खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें फिर से कतार में लगना पड़ता था। नतीजतन कतार कई 100 मील तक फैल गई। 3 दिन बाद राघव आखिरकार बाहर आया। जब बाहर की कतार ने राघव को देखा तो वे इतने उत्साहित थे कि जयकारे एक धमाके की तरह थे। सब लोग, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक व्यक्ति को हिस्सा दिलवाऊंगा। सुविधा के लिए पहले से तय कर लो कि तुम कितना देने वाले हो। देवेश ने आवाज लगाई। आदिल और दूसरे बाह्य संप्रदाय के शिष्य उन बोतलों का वितरण करने लगे जिनमें शिखर श्रेणी का स्वर्गीय हृदयात्म शांति अमृत भरा हुआ था। देवेश और 2 अन्य शिष्य कार्ड लेन देन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पर उन दर्जनों लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं था और आदिल को दर्जनों और बुलाने पड़े। उन्होंने 6 बंटवारा केंद्र लगा दिए। 2 बोतलें स्वर्गीय हृदयात्म शांति अमृत की 10 अंक में बेची जा रही थी। जो भी शिष्य इसे खरीदने में कामयाब होते वे बेहद उत्साहित होते। इसके औषधीय प्रभाव बहुत ज्यादा थे और उसकी कीमत आधी कर दी गई थी। ऐसी अच्छी चीज पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि 10,000 औषधि हॉल कभी भी अपनी दवाओं पर छूट नहीं देता था। जहां तक उन अन्य शिष्यों का सवाल था जो अपनी कुछ व्यक्तिगत तैयार की हुई गोलियां बेचने की पेशकश कर रहे थे, उनके औषधीय प्रभाव की कोई गारंटी नहीं थी और लोग धोखा खाने के डर से घबराए हुए थे। अगर राघव ने लगातार लोगों के भरोसे के लिए अंक बेचकर बुनियाद नहीं रखी होती तो शायद इतने लोग उसकी दवा खरीदने की हिम्मत भी न करते। पर अब हालात अलग थे। उसकी माल बिक्री की लाइन अब सैकड़ों की दूरी तक बढ़ चुकी थी। अंततः खरीदने के बाद लोग फिर और खरीदने के लिए कतार में लग गए। राघव ने भरोसे की ठोस नींव रखी थी, इसलिए भारी हलचल मच गई थी। कई लोग आधा आधा विश्वास करके दौड़े आए। उन्होंने दूसरों से एक बूंद लेकर इसका असर परखा और नतीजा देखकर वे पूरी तरह हैरान होकर जल्दी से बाकी लोगों के साथ कतार में लग गए और अधिक लोग खिंचे चले आए और लाइन भी लंबी होती गई। राघव स्वयं भी आश्चर्यचकित था। वो एक बात का गलत अनुमान लगा गया था। वह सोचता था कि उसके मुख्य ग्राहक बाह्य संप्रदाय के शिष्य ही होंगे, पर उसने भूल गया था कि संप्रदाय में 8 मिलियन से ऊपर के बाह्य शिष्य होने के अलावा और भी अधिक कर्मचारी थे और राम लोग भी थोड़ी सी खरीद कर रहे थे। आखिरकार शिखर श्रेणी का स्वर्गीय हृदयात्म शांति अमृत कई कामों के लिए उपयोगी था। कोई भी थोड़ी मात्रा खरीदने से परहेज नहीं करेगा। यह अवसर बहुत दुर्लभ था। वे डर रहे थे कि शायद कभी फिर ऐसा मौका न मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग एक बार खरीदकर फिर से कतार में खड़े हो रहे थे। इससे कुछ झिझक रहे लोग भी कतार में जुड़ने लगे। साला क्या तमाशा है। जब अर्जुन और अन्य वहां आए तो वे देखा कर हैरान रह गए। समय बेकार मत करो, मदद कर। 10 और वितरण केंद्र लगा दो, मैं और दवा लाने जा रहा हूं। राघव ने जल्दी से अर्जुन और कुछ ड्रैगन रथ सैनिकों को मदद करने के लिए कहा। अमृत की बिक्री की गति बहुत तेज थी। उस भीड़ को देखकर जो मात्रा उसने तैयार की थी वह शायद पर्याप्त नहीं होगी। बॉस, सिर्फ 2 घंटे में हमने 2 लाख बोतलें बेच दी। वो 1 मिलियन अंक है। देवेश की आवाज उत्साह से कांप रही थी। सिर्फ 2 घंटे में वो 1 मिलियन अंक लगभग उसी राशि के बराबर था जो पूरी ड्रैगन रथ सेना को 1 महीने में मिलता था। और जब रुझान देखकर कहा जाए तो वे और भी बेचते जा रहे थे। बस ऐसे ही चलते रहो, ये तो बस शुरुआत है। इस गति पर चलते रहो। राघव ने सिर हिलाया और उन्हें काम जारी रखने को कहा, जबकि वह अपने होटल लौट गया। 2 ड्रैगन रथ सैनिकों ने उसे घेरा हुआ रखा और उसका मन फिर से प्राथमिक अराजकता स्थान में डूब गया और वो अमृत बनाना जारी रखता रहा। 6 घंटे बाद उसने अचानक कुछ महसूस किया और उसका मन प्राथमिक अराजकता स्थान से बाहर आ गया।
उसने देखा कि 2 ड्रैगनरक्त सैनिक भारी सी गंभीर मुद्राओं के साथ अंदर आए थे। बॉस, बुरी खबर है, औषधिप वेलियन के लोग आ गए हैं। इसके आने में कोई बुरी बात नहीं है, ये उम्मीद के भीतर है। चलो। राघव उन दोनों के साथ वापस अपने वितरण स्थान पर गया। वितरण केंद्रों के सामने दर्जनों लोग खड़े थे और वे जो पीक ग्रेड स्वर्गीय हृदयात्म शांति अमृत बेच रहे थे, अर्जुन और बाकियों पर गरज रहे थे। किसने तुम्हें यहां औषधि बेचने की अनुमति दी? एक मध्यम आयु के पुरुष ने चिल्लाते हुए कहा, जो औषधिप वेलियन के बुजुर्गों की चादर पहन रखा था। उसके पीछे औषधिप वेलियन के दर्जनों शिष्य थे। वे ठंडे स्वर में अर्जुन और बाकी लोगों को घूर रहे थे। मध्यम आयु का वो व्यक्ति देखकर राघव हंस पड़ा। ये निश्चय ही भाग्य था। वो वही इंसान था जिसने उसे धमकी दी थी और 10,000 औषधि हॉल में उसकी दवा की कीमतें बढ़वाई थी। अनूप, राघव ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बुजुर्ग होगा, और न ही उसने सोचा था कि ऐसा आदमी एक किंग हो सकता है। बॉस ने हमें बेचने को कहा था। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम उनसे मिलने जाओ। अब रास्ता हटाओ और हमारे व्यापार में खलल मत डालो, अर्जुन ने अधैर्य से कहा। कुत्ते, तुम्हारे बॉस कौन हैं? अनूप ने दबी आवाज में पूछा। मैं हूं। क्या बात है? राघव आगे आया। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। आज के मामले को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? राघव, हाँ, तुम सच में बड़ा निडर हो। अनूप के चेहरे पर चमक आ गई और वो मुस्कुराया। मैं काफी लंबे समय से निडर हूं। तुम्हें कुछ चाहिए? राघव ने हल्के से पूछा। मुझे कुछ चाहिए? हाँ, अब तुमने कर ही दिया। क्या तुम्हारे पास औषधिप वेलियन से इसे बेचने का लाइसेंस है? क्या तुम्हारे पास कोई प्राधिकरण है? औषधि के प्रभाव की क्या गारंटी है? अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, राघव। बिना औषधिप वेलियन की मंजूरी दवाओं की बड़ी मात्रा में बिक्री एक गंभीर अपराध है। अनूप खुशी से हंस पड़ा। राघव की बाह्य संप्रदाय में की गई हरकतों ने कानून लागू हॉल के अधीनस्थ कर्मचारियों को भगाया हुआ था। उनके पास अब कानून लागू करने का साधन नहीं था और इस वजह से उनके लाभ बेहद घट गए थे। हालांकि बाह्य संप्रदाय गरीब था, पर वहां बहुत सारे लोग थे। उन भीड़ों में अभी भी खूब मुनाफा निकाला जा सकता था, पर राघव ने कानून लागू कुत्तों को भगा दिया था और यहां तक कि असली कानून लागू अधिकारी भी उससे डरते थे। बाह्य संप्रदाय अब राघव की जमीन बन चुका था। इन दिनों कानून लागू हॉल और औषधिप वेलियन लगातार सोच रहे थे कि राघव को एक ही चाल में कैसे फंसाया जाए ताकि वह अपने चार्जेस से कभी बाहर न निकल पाए। पर चूंकि उसके पास बुजुर्ग सभा का समर्थन था, उन्हें उसे फंसाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बिना सबूत के वे आक्रमण करने की हिमाकत नहीं कर रहे थे। अब देखकर कि राघव बड़ी मात्रा में शिखर श्रेणी का स्वर्गीय हृदयात्म शांति अमृत बेच रहा है, अनूप अत्यंत प्रसन्न था।